हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है वेरिएशन। तो मैं इसका प्रैक्टिस सेट 7.3 शुरू किया था, जिसके लेक्चर 1 में मैंने आपको क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 सॉल्व करवाए थे। आज हम इसके लेक्चर 2 में क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो यहाँ पे राइट साइड में ऊपर कॉर्नर में लिंक आएगा, उस पर क्लिक करके आप लाइन वाइज प्रैक्टिस सेट के सोल्यूशंस वहां पे देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 120 bags of half liter milk can be filled by a machine within 3 minutes. 120 बैग भर सकते हैं मिल्क के एक मशीन से 3 मिनट्स में, ठीक है। फाइंड द टाइम टू फिल सच 1800 बैग्स। अगर 120 बैग 120 बैग्स भरने में 3 मिनट लग रहे हैं तो 1800 बैग्स भरने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब यहां पे रिलेशन आपको तुरंत पता चलता है। देखो, अगर 120 बैग्स को 3 मिनट लग रहा है तो 1800 बैग्स को 3 मिनट से ज्यादा ही लगेगा ना। जैसे जैसे बैग बढ़ेंगे टाइम भी बढ़ेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। बैग बढ़ रहा है तो टाइम भी बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन यूज करके हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले नाम दे देते हैं, बैग्स को, नंबर ऑफ बैग्स को बी ले लेते हैं और जो टाइम लग रहा है ना टाइम, उसको टी ले लेते हैं। कैसे लिखेंगे? तो यहां पे जो नंबर ऑफ बैग्स है उसको मैंने नाम दे दिया एन बी द नंबर ऑफ बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क, एंड जो टाइम लग रहा है ना उसको नाम दे दिया टी बी द टाइम टेकन बाय द मशीन टू फिल द बैग्स। ओके, अब यहां पे हमको क्लियरली पता चल रहा है कि इनके बीच का जो रिश्ता है, बैग्स बढ़ेंगे, ठीक है, बैग्स बढ़ेंगे तो टाइम भी बढ़ेगा। अगर बैग्स कम होंगे तो उनको भरने को कम टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि एन और टी के बीच का रिश्ता जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का रिश्ता है। वो लिख देंगे हम लोग नीचे। वी नो दैट व्हेन एन इंक्रीजेस टी विल आल्सो इंक्रीज। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं एंड हेंस दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। तो इनके बीच का डायरेक्ट वेरिएशन का रिश्ता कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, देयरफॉर एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर एन ऐसे ही आएगा, टी ऐसे ही आएगा। ये जो अल्फा है इसके जगह पे क्या लिखेंगे? इक्वल टू के। ये के क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो बाजू में लिखो कि ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है, ठीक है। ये हमारा हो गया एन इक्वल टू के टी। अब उसने क्या बोला है? 120 बैग्स ऑफ हाफ लीटर मिल्क कैन बी फिल्ड बाय मशीन विद इन 3 मिनट्स। ये 120 बैग्स क्या है? एन है, नंबर ऑफ बैग्स ना, तो number of bags is 120. Okay, this is n. When 3 minutes. 3 minutes क्या है? Time taken by the machine to fill the bags. मतलब जो t है उसका वैल्यू क्या है? 3 minutes. तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं नीचे? When n is equal to 120, t equal to 3 दिया हुआ है ना। तो हम लोग ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे? नाउ n इज इक्वल टू के टी। ये तो हमको ऑलरेडी पता है ना, यहाँ पे निकाल लिया था, सेम कॉपी किया। n के जगह पे 120 डालो और t के जगह पे 3, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर 120 इज इक्वल टू के टी, मतलब k मल्टीप्लाइड बाय t, और t के जगह पे क्या वैल्यू है? t के जगह पे 3 है। देयरफॉर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 नहीं चाहिए ना, मुझे k का वैल्यू चाहिए, तो 3 को यहां से भगाना पड़ेगा। कैसे भगाएंगे? ये 3 को इधर लाके, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब इधर आएगा तो वो डिवाइड होगा, तो मुझे मिलेगा देयरफॉर 1 क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 40, और ये k की वैल्यू हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, k के जगह पे 40, तो क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 40t। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं देयरफॉर n इज इक्वल टू 40t। सिर्फ k के जगह पे 40 लिख दिया है। अब ये जो मिला जिसमें k नहीं है, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो उसके बाजू में लिख दो इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिल गया। तो अगर n या t में से कोई एक वैल्यू दिया होगा तो हम दूसरा वैल्यू बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को दोनों का रिश्ता पता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमको बहुत काम आने वाला है। अब उसने पूछा क्या है? वो बोल रहा है फाइंड द टाइम मतलब t टू फिल 1800 बैग्स। मतलब जब n नंबर ऑफ बैग्स 1800 है तो t कितना आएगा? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? यही पूछा है ना,
n 1800 है तो t कैसे फाइंड आउट करने का? तो अभी हम लोग के पास ये इक्वेशन है, वो नीचे लिखेंगे. नाउ n इज इक्वल टू 40t. ठीक है, अब n के जगह पे 1800, t आपको पता नहीं है तो t ऐसे ही रहने देंगे. तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 1800 इज इक्वल टू 40. 40t मतलब 40 मल्टीप्लाइड बाई t. ठीक है, अब मुझे ये t का वैल्यू चाहिए, तो 40 को उधर भेज दो जबरदस्ती. यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर 1800 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ t बचाना, ये 40 तो नीचे चला गया. अब कट करो, देखो ये 0 के साथ 0 कट. नेक्स्ट क्या आएगा? 4 1 जार, ये हो जाएगा 4 4 जार 16, 2 बचेगा 2 0, 4 5 जार 20. राइट, तो t का वैल्यू क्या आ गया? देयरफॉर t इज इक्वल टू 45. उसने पूछा था 1800 बैग है तो t कितना आएगा? पहले t का यूनिट क्या था? t का यूनिट मिनट्स था ना, तो अभी जो आंसर आया ना 45, वो भी मिनट्स में ही आएगा. तो हम लोग बोलेंगे 1800 बैग भरने के लिए उसको 45 मिनट्स लगेंगे, क्योंकि जब n 1800 था t का वैल्यू 45 आया. तो फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? तो ऐसे आएगा पूरा सोल्यूशन. फाइनल आंसर देखो मैंने यहां पे लिखा है, इट विल टेक 45 मिनट्स टू फिल 1800 बैग्स. यही क्वेश्चन पूछा था. इसके पहले के क्वेश्चंस इनवर्स वेरिएशन के थे. यहां पे हम लोगों को क्या मिला है? डायरेक्ट वेरिएशन. ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का रिश्ता याद है ना, ऐसे होता था. वीडियो पॉज करो, अच्छे से देखो, फिर बिना देखे अपने नोटबुक में कॉपी करो, ताकि आपके समझ में एकदम अच्छे से आ जाए और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाए. डन. नेक्स्ट करते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, अ कार विथ स्पीड 60 किलोमीटर्स पर आवर. एक गाड़ी है, उसका स्पीड दिया है कि 60 किलोमीटर पर आवर पे इट टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल सम डिस्टेंस. उसको 8 आवर्स लगते हैं, कहीं से यहां से लेके यहां तक जा रहा है. ये डिस्टेंस अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है तो उसको 8 आवर्स लगते हैं. वॉट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड? मतलब इंक्रीज मतलब कितना स्पीड उसको बढ़ाना चाहिए इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड इन 7.5 आवर्स. देख, पहले 8 आवर्स लग रहे थे, अभी आधा घंटा कम चाहिए. आधा घंटा कम लगाना है तो गाड़ी भगाना पड़ेगा ना. कितना भगाना पड़ेगा? हो सकता है 60 के जगह पे 70 करना पड़े. तो कितना इंक्रीज किया आपने? 60 से 70 मतलब आपने 10 से इंक्रीज किया. तो वो पूछ रहा है ये 70 आएगा, जरूरी नहीं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 100 भी हो सकता है ना. अगर 60 से 100 किया तो दोनों के बीच में डिफरेंस 40 का डिफरेंस है ना. कितना इंक्रीज किया वो पूछ रहा है. अगर 65 में ही पहुंच रहा है तो कितना बढ़ाना पड़ा? 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया तो वो 7.5 आवर्स में पहुंच जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं पूछा है कि कितने स्पीड पे चलाएगा. वो बोल रहा है व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड. ठीक है, मतलब पहले 60 था और अभी 63 है, तो इंक्रीज कितना हुआ? 3 का इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो ये पूछा है उसने. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चैप्टर शुरू किया तब मैंने आपको स्पीड एंड टाइम का रिश्ता बताया था, याद है ना. स्कूल जाएंगे, आपके स्कूल तक पहुंचना है, और अगर आप एक स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है, वो स्पीड आपने बढ़ाई तो आपको कम टाइम लगेगा, और स्पीड आपकी अगर कम हो रही है तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा. एक बढ़ रहा है तो एक कम हो रहा है, दिख रहा है. मतलब दोनों का रिश्ता क्या है? इनवर्स वेरिएशन का. तो यहां पे भी अगर मैं स्पीड s लेता हूं और टाइम t लेता हूं, ठीक है, ये जो टाइम दिया हुआ है इसको t ले लेता हूं, तो s और t का रिश्ता कैसा होगा? इनवर्स वेरिएशन का. तो पहले s क्या है, t क्या है, वो लिख देते हैं, फिर लिखते हैं कि इनवर्स वेरिएशन है, और उनके बीच का रिश्ता भी लिख देते हैं. कैसे लिखेंगे? तो यहां पे s ले लिया हमने, स्पीड ऑफ द कार, एंड t ले लिया, टाइम रिक्वायर्ड. अब क्या लिखेंगे? जब स्पीड बढ़ेगा तो कम टाइम लगेगा पहुंचने में, टाइम कम होगा. एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, मतलब जब ये इंक्रीज होगा ये डिक्रीज होगा. इसका मतलब ये लोग इनवर्स वेरिएशन में. तो नीचे हम लोग लिख देंगे ये इनवर्स वेरिएशन. ऐसे लिख सकते हैं ना, वी नो दैट व्हेन s स्पीड इंक्रीजेस t डिक्रीजेस. जो टाइम है वहां पहुंचने का वो कम होते जाएगा, है ना. आप अगर आपके स्कूल जा रहे हो यहां से यहां, तो स्पीड बढ़ाते हो तो टाइम कम होगा, और स्पीड स्लो हो जाती है बहुत ट्रैफिक के कारण या फिर और कोई रीजन के कारण, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना पहुंचने में. दिख रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, और ये बढ़ेगा, एस बढ़ेगा तो टाइम कम होगा. देखा, एस इंक्रीजेस टी डिक्रीजेस, एंड हेंस दे आर इन इनवर्स वेरिएशन. तो इनवर्स वेरिएशन का रिश्ता कैसे लिखेंगे? एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी. ऐसे लिखेंगे ना. और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये s को ऐसे लिखेंगे,
ये टी को भी ऐसे ही लिखेंगे। ये जो अल्फा है, अल्फा के जगह पे मैं लिखूंगा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे के। लेकिन मुझे बताना पड़ेगा के क्या है। के क्या है? के है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहां पे लिख दिया वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हर बार ऐसे ही लिखते हैं। अब ये टी यहां पे डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड मतलब नीचे है, तो वहां जाके ऊपर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा देयरफॉर एस मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल टू के। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब उसने कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, यूज करके हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे हर बार की तरह। अ कार विथ स्पीड 60, एस का वैल्यू दिया है उसने 60, टेक्स 8 आवर्स टू ट्रैवल। 8 आवर्स क्या है? टाइम है ना, तो ये जो टाइम है वो दिया है 8। मतलब व्हेन s इज इक्वल टू 60, t इज इक्वल टू 8। ये दिया हुआ है ना, ये यूज करके हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। कैसे लिखेंगे नीचे? व्हेन s इज इक्वल टू 60, t इज इक्वल टू 8। ये लिख दिया यहाँ पे, व्हेन s इज इक्वल टू 60, t इज इक्वल टू 8। ये सेम इक्वेशन नीचे कॉपी करेंगे और उसमें से हम लोग k का वैल्यू निकालेंगे। क्या आ जाएगा? देयरफॉर ये s के जगह पे 60 और ये t के जगह पे 8, तो आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू k। 6 8 are 48, उसके बाद 0, तो 4 8 48, उसके बाद 0 इज इक्वल टू k। जैसे ही k का वैल्यू मिल गया, ये k का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगा, तो क्या मिलेगा? s मल्टीप्लाइड बाय t इज इक्वल टू 480। Therefore s multiplied by t is equal to 480। ये मिला ना इक्वेशन। ये क्या है अपना? ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो उसके बाजू में लिख दो इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ऐसे लिख देंगे, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब इसमें से एक का वैल्यू दिया, दूसरे का पूछा, या इसका दिया या दूसरे का पूछा, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? What should be the increase in the speed if the same distance is to be covered in 7.5 hours? तो हम लोग को s नहीं पता, लेकिन हमको पता है कि टाइम तो 7.5 आवर्स है। तो हम लोग लिखेंगे when t is equal to, ये t है ना टाइम, 7.5, s is equal to question mark। ऐसे लिखेंगे when t is equal to 7.5, s is equal to question mark। अब ये 7.5 को कैसे लिखेंगे? इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। 2 7s are 14 प्लस 1 15 अपॉन 2 हो जाएगा ना। ये याद है ना कैसे करते हैं? ये अभी मिक्स्ड नंबर दिया हुआ है 7.5, 7 इंटीजर, फ्रैक्शन हाफ है, तो 2 7s are 14 प्लस 1 15। इधर वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को उससे ऐड करेंगे, नीचे तो जो है इधर वही सेम आएगा। ठीक है, तो मुझे t का वैल्यू मिल गया 15/2। अब मुझे इक्वेशन पता है, क्या लिखूंगा मैं? नाउ s मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू 480। ये दिया हुआ है। Therefore s तो आपको नहीं पता, लेकिन t आपको पता है। t का वैल्यू क्या है? 15/2। अब मुझे ये s का वैल्यू निकालना है, मतलब मुझे 15/2 यहां से भगाना है। भगाना है मतलब ये पूरे को उस तरफ भेजो। कैसे जाएगा? यहाँ पे 2 नीचे है तो ऊपर वहां जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2। यहाँ पे 15 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? Therefore s इज इक्वल टू 480, नीचे का 2 ऊपर मल्टीप्लाई, एंड नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आएगा ऊपर वाला 15। ओके, चलो कट करते हैं। 5 3s are 15, ये आ जाएगा 5 9s are 45, 3 रिमाइंडर, 3 0 30 होगा, 5 6 are 30। 3 में भी कट होगा आगे, तो 3 1s are 3 और ये बन जाएगा 3 3s are 9, 3 2s are 6। तो आपको मिला 32 मल्टीप्लाइड बाई 2। रफ में चेक कर लो, 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा? 2 2s are 4, 2 3s are 6, 64। तो मुझे क्या मिला? Therefore s is equal to 64। s is equal to 64 मतलब अगर 7.5 घंटे में पहुंचना है तो 64 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होना चाहिए। लेकिन उसने क्वेश्चन ये नहीं पूछा, उसने ऐसा नहीं बोला कि क्या स्पीड पे चलाना है। अगर 7.5 घंटे में पहुंचना है तो क्या स्पीड पे चलाएंगे, तो आंसर होता 64। उसने बोला है व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, मतलब हम लोग स्पीड कितने से बढ़ाएंगे। तो 60 था ना, फिर 64 पे चलाया तो 7.5 आवर्स में पहुंच रहे हैं, तो कितने से बढ़ाया? 60 से 64 कितना बढ़ाया? 4 से बढ़ाया।
तो हम लोग आंसर वैसे लिखेंगे। कैसे लिख देंगे नीचे? तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, इंक्रीज इन स्पीड विल बी, जो भी नया स्पीड है 64 माइनस ओल्ड स्पीड था ना, तो डिफरेंस कितना है 4। मतलब पहले 60 था, अभी 64 पे चला है, तो 4 से इंक्रीज किया ना, तो आंसर हमारा आएगा 4 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज करेंगे तो सेम डिस्टेंस 7.5 घंटे में कवर हो सकता है। ठीक है, तो फाइनल आंसर कैसे लिख देंगे इसका? तो ऐसा आ जाएगा फाइनल आंसर, द स्पीड मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय 4 किलोमीटर्स पर आवर। वीडियो पॉज करो, अच्छे से पूरा सोल्यूशन देखो एक बार। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि पता चलना चाहिए कि इनवर्स वेरिएशन है। ठीक है, उसके बाद तो जो स्टेप्स इनवर्स वेरिएशन के थे वही है। फिर यहाँ पे मिक्स्ड नंबर दिया था 7 इंटीजर 1/2 ना, तो उसको मैंने 15/2 बना दिया। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा मिस्टेक लोग क्या करेंगे, फाइनल आंसर लिख देंगे 64 फाइनल आंसर नहीं है। उसने ऐसा पूछा होता ना, व्हाट शुड बी द, ये नहीं होता सपोज, व्हाट शुड बी द स्पीड इफ द सेम डिस्टेंस इज टू बी कवर्ड, तो स्पीड 64 होना चाहिए। उसने पूछा व्हाट शुड बी द इंक्रीज इन द स्पीड, मतलब स्पीड कितना बढ़ाना चाहिए, तो कितना बढ़ाया, पहले 60 था, नेक्स्ट स्पीड 64 है ना, तो 4 से बढ़ाया ना, इसलिए आंसर 4 आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो लोग करेंगे, आप लोग मत करना। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आना चाहिए, व्हाट शुड बी द इंक्रीज पूछा है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, नोटबुक में फटाफट से कॉपी करो। आ गया समझ में? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म कर दें। आज 7.3 के लेक्चर 2 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराया एंड क्वेश्चन नंबर 4 कराया, एंड इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 भी खत्म और वेरिएशन का चैप्टर भी खत्म। मतलब हमने 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के पहले 7 चैप्टर्स का हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। लिंक दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी ये 7 चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट क्यों कर रहे हो, कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही मैं आगे भी चैप्टर्स अपलोड करते रहूंगा। हर एक प्रैक्टिस सेट का हर एक क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके मैं अपलोड करूंगा। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं 8th